तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस सेक पेपर 2। सेमेस्टर 2 में एक पेपर होता है पॉलिटिकल साइंस वाला सेक का, पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट। इसका मैं पीवाईक्यू अभी आपको दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशन। ठीक है, और ये पीडीएफ मैं आपको ज्ञान सागर ऐप पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो लोग ऐप का पास खरीदे हैं उनको तो मिल ही जाएगा, जो लोग नहीं खरीदे हैं खरीद लीजिए। फिर से बता रहा हूँ, खरीद लीजिए, फ़ायदा रहेंगे। 4 साल तक का सारा पेपर का नोट्स मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर। और इसको मैं फ्री में नहीं दूंगा, सॉरी, मैं इसको फ्री में नहीं दूंगा, क्योंकि हर चीज़ अगर फ्री में दे दूंगा तो फिर जो ऐप का पास खरीदे हैं वो बच्चे फिर बोलेंगे कि सब तो फ्री दे दे रहे हैं, तो फिर हम लोग को क्या फ़ायदा। इसलिए कुछ कुछ चीज़ों को मैं वहाँ पे ऐप में ही दूंगा। ठीक है, चलिए। हालांकि वीडियो सबको मिल जा रहा है, बट ऐप को खरीद लीजिएगा तो 4 साल तक आप एक्सेस कर पाएंगे हर एक पीडीएफ को सिर्फ 60 रुपया में, हर एक सेमेस्टर का। तो ये 23-27 सेशन का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है आपके सीनियर का, सेमेस्टर 2 सेक पॉलिटिकल साइंस पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट का। ठीक है, तो ग्रुप ए और बी दो भागों में बटा है आपका पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस संकट के प्रत्युत्तर में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी। गरीब के कल्याण के लिए अन्न बांटा जा रहा था, ठीक है, चावल बांटा जा रहा था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट इन रेस्पॉन्स टू विच क्राइसिस। तो देखिए, जब कोविड-19 फैला था 2020-21 में, उस टाइम पे ये चलाया गया था। ठीक है, तो इस तरह से 5 क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाले, फिर 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, जैसे कि संक्षेप में लोक नीति की विशेषताओं का वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन है लोक नीति में नागरिक सहभागिता पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। और फिर आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी में बोला गया है आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। 15 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि लोक नीति को परिभाषित करें, लोक नीति के निर्माण की प्रक्रिया का बताइए। तो ये टोटल क्वेश्चन नंबर 9 तक है। चलिए हम लोग आंसर के साथ इसका जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि किस संकट से उभरने के लिए या किस संकट का निदान करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बनाया था। तो देखिए, डायरेक्ट आंसर यहाँ पे एक वर्ड में आंसर होगा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचने के लिए, लेकिन मैं इसको डिटेल में लिखा हूँ ताकि आप समझें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, की शुरुआत मार्च 2020 में कोविड-19 जो वैश्विक महामारी थी इसके कारण उत्पन्न आर्थिक खाद्य संकट से निपटने के लिए की गई थी, क्योंकि उस समय सब आदमी का जॉब लगभग लगभग चला गया था। ठीक है, और उस टाइम पे मैं पैथोलॉजी में काम करता था, मुझे 2500 रुपया मिलता था। ठीक है, तो मेरा तो काम था, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट का काम था, मैं काम कर रहा था। लेकिन बहुत से लोग जो जॉबलेस हो गए थे उनके कारण वो घर में रह गए थे और खाना का दिक्कत हो रहा था। इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत यह चलाया गया और लोगों को अन्न दिया गया। यह योजना 26 मार्च 2020 को लागू की गई। इसके अंतर्गत लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 माह, ठीक है, 5 किलोग्राम अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न अनाज दिया गया था। मतलब कि राशन में जिनको 25 किलो मिल रहा था उनको 50 किलो, ठीक है, एक व्यक्ति को 5 किलो मिल रहा था तो उसको 10 किलो मिल रहा है। जिसके घर में 30 किलो मिलता था चावल, उसके घर में 60 किलो चावल मिल रहा है, डबल चावल कर दिया गया था। ठीक है, बी नंबर क्वेश्चन है भारत में सतत विकास के लिए सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए किसी एक कार्यक्रम का नाम बताइए। नेम एनी वन गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो भारत में सतत विकास के लिए सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए किसी एक कार्यक्रम। तो सतत विकास के लिए हमारे यहाँ पे नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया है। क्या? नमामि गंगे कार्यक्रम। नमामि गंगे कार्यक्रम भारत सरकार की एक प्रमुख सतत विकास योजना है। सतत विकास मतलब ऐसा विकास, सतत विकास मतलब होता है ऐसा विकास जिसमें हमारा भी फायदा हो और हमारे आने वाली पीढ़ी, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन रहेगी, उसका कोई नुकसान ना पहुँचे, उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, और पर्यावरण पे कोई संकट ना आए, हमारे विकास भी और पर्यावरण पे कोई संकट ना आए, हमारे आने वाली पीढ़ी पे कोई खतरा ना हो, इसी को बोलते हैं सतत विकास। ठीक है, इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में की गई, नमामि गंगे कार्यक्रम। इसका उद्देश्य गंगा नदी की स्वच्छता और संरक्षण और पुनर्जीवन लाना था।
ठीक है। अन्य उदाहरण, स्वच्छ भारत मिशन लागू किया गया था महात्मा गांधी के दोनों चश्मे में। ठीक है। जल जीवन मिशन, ठीक है, जल जीवन मिशन लाया गया और राष्ट्रीय सौर मिशन लाया गया इसके तहत। ये तो डायरेक्टली वन वर्ड में आंसर हो जाएगा, नमामि गंगे कार्यक्रम एक वर्ड में, लेकिन मैं विस्तार से दिया हूँ ताकि आप इसे याद करें। ठीक है। ये हो सकता है एग्जाम में आ जाए, और एग्जाम में ना भी आए तो भी आपके ज्ञान को बढ़ोतरी करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, किस देश में ओम्बुड्समैन संस्था की शुरुआत की गई? इन इन सिचुएशन, एक मिनट, सॉरी, द चलिए, सुबह से मैं 3 वीडियो लिया ना, थक गया हूँ। तो क्वेश्चन है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बुड्समैन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच कंट्री? तो ये किस कंट्री में लॉन्च किया गया था? देखिए, ये एक स्वीडन देश है, स्वीडन इसको बोलते हैं। स्वीडन में सबसे पहले ओम्बुड्समैन संस्था की स्थापना की गई। इसकी स्थापना 1809 में की गई। भारत में इसका मतलब इसके स्थान पे या इसी के बराबर लोकपाल की व्यवस्था की गई है। लोकपाल, ठीक है, और लोकायुक्त, ये क्या होता है? लोकपाल और लोकायुक्त थोड़ा सा बता दीजिए भैया। देखिए, लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में समझ लीजिए। लोकायुक्त और लोकपाल, देखिए, लोकपाल जो होते हैं ना और लोकायुक्त, ये दोनों होते हैं करप्शन का जांच करने वाले अधिकारी या करप्शन को जांच करने वाली संस्था। करप्शन माने भ्रष्टाचार। अगर किसी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचारी हो रही है, घूसखोरी हो रही है, तो इसके लिए वो जिम्मेदार हैं, वो उसकी जांच करेंगे। प्रत्येक राज्य में, ठीक है, एक लोकायुक्त होते हैं और सेंट्रल लेवल पे लोकपाल होते हैं। मैं भूल रहा हूँ साला, शायद, हाँ, लोकायुक्त या लोकपाल, हाँ, राज्य में लोकायुक्त होते हैं और सेंट्रल लेवल पे लोकपाल होते हैं। ठीक है। तो प्रत्येक राज्य पे, झारखंड राज्य में भी है मोराबादी में लोकायुक्त का कार्यालय, ऑफिस। ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये जांच करते हैं घूसखोरी की, भ्रष्टाचार का। ठीक है। तो ये स्वीडन देश से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संथानम समिति का संबंध किससे है? ठीक है। संथानम कमेटी इज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट? तो ये भ्रष्टाचार को रोक के लिए बनाया गया है। ठीक है, भ्रष्टाचार निवारण के लिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। इस समिति का गठन 1962 में किया गया। इसके अध्यक्ष के संथानम थे, इसी के नाम पे इसका नाम रखा गया था। समिति ने सरकारी प्रशासन में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सुझाव दिया। ठीक है। नेक्स्ट, 5वां क्वेश्चन, केंद्रीय स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? इन विच ईयर एट द सेंट्रल लेवल द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट? केंद्रीय स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में पारित हुआ था। सिंपल आंसर हो जाएगा वर्ष 2005, लेकिन आपको डिटेल में लिखना है। इसको शॉर्ट में आरटीआई बोलते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई। ठीक है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आप किसी भी सरकारी कार्यालय से अगर कोई भी जवाब मांगे तो वो आपको 30 दिनों के अंदर वो जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई जवाब किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित है तो वो आपको 24 घंटे के अंदर उसका उत्तर मिल जाएगा। ओके। 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत में आरटीआई लागू होता है। आरटीआई लागू करने वाला पहला राज्य होता है, आई थिंक, तमिलनाडु है। ठीक है। अब आगे देखते हैं 5-5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। संक्षेप में लोक नीति की विशेषताओं का वर्णन करें। ब्रीफली डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ठीक है। तो लोक नीति की विशेषताएं, पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति सरकार द्वारा जनता की समस्याओं के समाधान तथा जन कल्याण के उद्देश्य से बनाई गई योजनाएं, ठीक है, नियमों एवं निर्णयों का समूह है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। जनहित आधारित, ठीक है, यानी कि लोक नीति की पहली विशेषता क्या है? ये जनहित पे आधारित होती है, आम लोगों के हित पे आधारित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता का कल्याण करना है। ठीक है। दूसरी विशेषता, सरकार द्वारा निर्माण किया जाता है। जितनी भी लोक नीति हैं वो सरकार द्वारा निर्मित की जाती है। लोक नीति का निर्माण सरकार और उसकी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। अच्छा, कौन सी सरकार भैया? तो तीनों गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, या स्टेट गवर्नमेंट करेगी, या फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जिसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है। तीनों के द्वारा ये निर्मित किया जाता है। तीसरी विशेषता है लोक नीति की कि इनका एक उद्देश्य होता है।
प्रत्येक नीति का एक निश्चित लक्ष्य होता है कि वो किस की पूर्ति करना चाहते हैं। चौथी विशेषता है गतिशील, यानी कि समय के साथ इनकी आवश्यकता और काम करने की शैली में भी परिवर्तन किया जाता है। ओके। पांचवा है कानूनी आधार। अधिकांश नीतियां संविधान एवं कानून के अनुरूप बनाई जाती हैं। ठीक है। छठा है संसाधनों का उचित उपयोग। नीति के माध्यम से धन, समय एवं मानव संसाधन का प्रभावी उपयोग किया जाता है। ओके। सातवां है पारदर्शिता, यानी कि ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जितने भी हमारी नीति हैं वो सब ट्रांसपेरेंसी लाए, कहाँ तक आपका काम हुआ वो देख पाएँ। मैंने बताया था एक उद्देश्य के माध्यम से, एक एग्जाम्पल, कि मान लीजिए आपने स्कॉलरशिप भरा। पहले स्कॉलरशिप ऑफलाइन भरा जाता था तो कुछ पता नहीं चलता था, आज ऑनलाइन भर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पारदर्शिता आ गया है, ट्रांसपेरेंसी, मतलब आपका कहाँ पे काम अटका है वो आप देख सकते हैं। ठीक है। आप कोई फॉर्म भरें, आपका फॉर्म कहाँ तक अभी प्रोसेस में है वो आप देख सकते हैं। ठीक है। तो ये सब क्या है, ट्रांसपेरेंसी है। आपका आय जाति आवासीय कहाँ पे जाके रुका है वो आप देख सकते हैं। तो ये सब क्या है, ट्रांसपेरेंसी। इसके अलावा आपका सीसीटीवी कैमरा लग गया है, कोई घूसखोरी नहीं कर रहा है, जल्दी कर तो रहा है लेकिन इतना आसान नहीं है। ठीक है। ये सातवीं विशेषता है। आठवीं है मूल्यांकन योग्य, यानी कि जब भी कोई नीति लागू होती है तो समय समय पर उसकी जांच बैठती है, जांच कमेटी बैठती है कि ये कहाँ तक सफल रहा हमारी नीति। ठीक है। और अगर विफल रहा तो क्यों विफल रहा है। ठीक है। अगला है लोक नीति में नागरिक सहभागिता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें या नोट लिखें। ब्रीफली राइट अ नोट ऑन सिटीजन पार्टिसिपेशन इन पब्लिक पॉलिसी। तो लोक नीति में नागरिक सहभागिता पर एक संक्षिप्त नोट लिखना है। लोक नीति सहभागिता मतलब जी आम आदमी इसमें किस तरह से भाग ले रहा है। जब कोई नीति बनती है तो आम आदमी के लिए ही ना बनती है, तो आम आदमी तो भाग लेगा। तो उसी के बारे में पूछा गया है कि नागरिक सहभागिता का अर्थ है कि जनता लोक नीति के निर्माण में और उनके कामकाज में, ठीक है, और उनके मूल्यांकन में किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सक्रिय भाग ले रहे हैं। लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी से सरकार की नीतियां अधिक प्रभावित या प्रभाव होती है, पारदर्शी, उत्तरदायी बनती हैं। नागरिक मतदान, जन सुनवाई, ग्राम सभा, सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट, सूचना का अधिकार, आरटीआई, ऑनलाइन सुझाव पोर्टल तथा शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से नीति निर्माण में योगदान देते हैं। ओके। नागरिक सहभागिता का महत्व क्या है, तो ये सब महत्व दिया गया है। नीतियाँ जनता की वास्तविक आवश्यकताओं पर आधारित बनती हैं। ठीक है। सरकार की जवाबदेहिता बढ़ती है, पारदर्शिता एवं सुशासन को बढ़ावा मिलता है, भ्रष्टाचार में कमी आती है, योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में सहायता मिलती है और लोकतंत्र मजबूत होता है। ठीक है। फैक्ट दीजिएगा कि भारत में 73वें और 74वें संविधान संशोधन हुआ कब, 1992 में। इसमें पंचायती राज और नगर निकाय के माध्यम से नागरिक सहभागिता को संवैधानिक आधार दिया गया कि कोई भी नागरिक जो है ना पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है। और 2005 के तहत आप सूचना भी ग्रहण कर सकते हैं कि ये जो है काम ये कहाँ तक पहुँचा, ये बताइए। ठीक है। अब आता है ग्रुप बी। तो देखिए, जो लोग ऐप के बारे में नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूँ। ये है ऐप ज्ञान सागर, हमारा ऐप, आपका ऐप। ठीक है। इस ऐप को मैंने यूनिवर्सिटी पर्पज से बनाया है ताकि यूनिवर्सिटी के बच्चों को हेल्प हो सके। आजकल हर कोई देखिएगा कि ये बना रहा है, कंपटीशन का पढ़ाई, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई नहीं पढ़ा रहा है। हम पढ़ा रहे हैं ना। चलिए, तो यूनिवर्सिटी में मेहनत बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी व्यूज़ भी नहीं आता है उतना, फिर भी हमें काम करना पड़ता है। ठीक है। क्योंकि देखिए, मतलब आदमी हर कोई ना भाग रहा पैसे के पीछे। मैं भी भाग रहा हूँ लेकिन केवल पैसे के पीछे नहीं। इसलिए मैंने इस ऐप का प्राइस रखा है सिर्फ 60 रुपया, और वो भी 4 साल का ट्यूशन फीस है ये 60 रुपया। ठीक है। 4 साल का ट्यूशन फीस 60 रुपया। इसमें आपको केवल एक पेपर नहीं, ना केवल एक सेमेस्टर, बल्कि कंप्लीट ग्रेजुएशन मिलेगा, सभी पेपर का नोट्स मिलेगा। सिर्फ एक बार पेमेंट कीजिए और सेमेस्टर 1 से 8 तक सभी सेमेस्टर के सभी पेपर का नोट्स यहाँ पे आपको मिलेगा। और कुछ कुछ सब्जेक्ट के PYQ भी मिलेंगे आंसर के साथ। ठीक है। तो ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा या वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिलेगा, वहाँ से इंस्टॉल कीजिएगा। ठीक है।
इंस्टॉल करने के बाद इस तरह से आएगा जोहार। जोहार मतलब झारखंडी की पहचान है, नमस्ते, पढ़ो अपने हक के लिए लड़ो, बिरसा मुंडा का फोटो आएगा और ये इस तरह से ऐप आपका यहाँ के रुक जाएगा ऐप को इंस्टॉल करने के बाद। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे क्रिएट एन अकाउंट। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ना दोस्त, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देगा, फुल नेम और फ़ोन नंबर। यहाँ पे अपना पूरा नाम दीजिएगा, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर दीजिएगा, ठीक है। नाम और फ़ोन नंबर देने के बाद क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका OTP मांगे, OTP आएगा, ऐप ओपन हो जाएगा। अब आपको ऑल कोर्स में क्लिक करना है, यहाँ पे आएंगे ऑल कोर्स। ऑल कोर्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा कोर्स मिलेगा। आपको यहाँ से रांची यूनिवर्सिटी वाला कोर्स लेना है। देखिए ये कोर्स का प्राइस मैं 6000 रख सकता था बट 60 रुपया रखा हूँ। बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, आपका कोर्स ओपन हो जाएगा। ये कोर्स 4 साल के लिए है। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा पेमेंट का, एक है UPI, एक क्या है UPI और दूसरा है QR। QR कोड उनके लिए जो लोग फ़ोनपे गूगल पे नहीं चलाते हैं, UPI उनके लिए जो लोग फ़ोनपे गूगल पे भीम अमेजन पे कुछ भी चलाते हैं तो उनके लिए। वो डायरेक्ट UPI पे क्लिक करेंगे और अपना फिर पेमेंट कर लीजिएगा। और QR उनके लिए है, QR पे क्लिक करेंगे तो आपको एक स्कैनर मिलेगा, मतलब QR कोड मिलेगा। आप किसी भी स्कैनर से स्कैन करके पेमेंट कर दीजिएगा 60 रुपया, आपका ऐप ओपन हो जाएगा। अब ऐप में पेमेंट होने के बाद इस तरह से आएगा स्टार्ट लर्निंग, इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो सब सेमेस्टर आ जाएगा। अब आपको सेमेस्टर 2 में क्लिक कीजिए, ठीक। सब पढ़ सकते हैं, 3 भी पढ़ सकते हैं अभी है, 4 भी पढ़ सकते हैं अभी है, जब पढ़ने का मन करे पढ़िए। सेमेस्टर 2 में जैसे क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा इस तरह से 24-28 सेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। 24-28 ऑनवर्ड तो यहाँ पे आपको मेजर पेपर मिलेगा, सेक पेपर मिलेगा, माइनर पेपर मिलेगा, MDC AEC जो पढ़ना है पढ़िए। अच्छा AEC हिंदी नहीं है, बोलिएगा AEC हिंदी नहीं है भैया, तो AEC हिंदी का जो सिलेबस है ना, वो AEC हिंदी का सिलेबस सेमेस्टर 1 वाला ही है। तो सेमेस्टर 1 का जो हिंदी है उसी को पढ़िएगा सेमेस्टर 2 में भी, ठीक है। सेमेस्टर 1 में से पढ़ लीजिएगा जिनका हिंदी है AEC पेपर। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए आपने किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक किया, सपोज दैट आपको पॉलिटिकल साइंस देखना है, व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका ये PDF ओपन हो जाएगा। PDF ओपन हो जाएगा। अगर PDF ओपन होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ये तीर का निशान दिखेगा आपको नीचे में, उसको क्लिक कर देंगे तो ये PDF भी आपके फ़ोन पर डाउनलोड हो जाएगा। फिर पढ़ते रहिए आप आराम से। मैं कहूँगा सारा PDF डाउनलोड करके रख लीजिए और पढ़ते रहिए फिर, ठीक है। तो ये है सिर्फ 60 रुपया का ऐप, और जहाँ पे आपको कंप्लीट सभी सेमेस्टर का नोट्स मिलता है 4 साल तक। पास जिनको चाहिए वो लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। मैं कहूँगा दोस्त पक्का फ़ायदे में रहेंगे। मेरा भी कुछ मुनाफा होगा अगर आप कर लीजिएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोक नीति को परिभाषित करें, लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करें। लोक नीति किस तरह से बनाया जाता है, इसका प्रोसेस बताइए। डिफाइन पब्लिक पॉलिसी, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द पब्लिक पॉलिसी। तो लिखिए, लोक नीति निर्माण का एक प्रोसेस होता है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, और गवर्नमेंट बनाने से पहले समस्या खोजती है। जैसे मान लीजिए आपके गांव में आया, ठीक, सरकारी कर्मचारी आए गांव में, घूमे भ्रमण किए, तो पता चला कि यहाँ पे गवर्नमेंट रोड सही से नहीं है, तो वो रोड बनाएंगे। पहले समस्या की पहचान क्या की है कि यहाँ पे रोड नहीं है, तो फिर वो रोड बनाना शुरू करेंगे। रोड बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले एजेंडा पास करेंगे, ठीक है। एजेंडा पास करेंगे, फिर नीति निर्माण, पॉलिसी बनाएंगे। पॉलिसी जैसे ही बन जाएगा, पॉलिसी का अनुमोदन करेंगे, प्रस्ताव पारित करेंगे। प्रस्ताव पारित हो गया, बिल पास हो गया, तो फिर वो काम शुरू करेंगे। अब काम शुरू हो गया तो बीच बीच में वो चेकिंग के लिए आते हैं, निगरानी करने के लिए। और जब सब काम हो जाता है तो फिर वो जांच करते हैं, मूल्यांकन, कि हमारा योजना सफल रहा या असफल रहा, ठीक है। लोक नीति निर्माण में इन सब प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, संसद, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। स्टेट गवर्नमेंट का है तो मुख्यमंत्री, सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो प्रधानमंत्री। फिर नौकरशाही, नौकरशाही मतलब सरकारी कर्मचारी वो लोग। फिर न्यायपालिका, नीति आयोग, इन सभी प्रोसेस से गुजरना होता है। NGO, मीडिया, बीच बीच में मीडिया वाले भी आते हैं, ठीक है। नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। नीति आयोग, इसकी स्थापना कब होती है, तो 1 जनवरी 2015 को होती है, ठीक, योजना आयोग के स्थान पे। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट मतलब क्या होता है, संस्था। ट्रांसफॉर्मिंग मतलब परिवर्तनशील, या हाँ वही होगा, परिवर्तन। इंडिया, भारत का परिवर्तन करने वाला संस्था या
यही बोलेंगे यार, इसका मतलब एक्चुअल में हिंदी नहीं निकल पाता है। भारत में अधिकांश लोक नीति संविधान के राज्य नीति निर्देशक तत्वों के तहत बनाई जाती है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और स्वच्छ भारत मिशन लोक नीति के प्रमुख ये एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। अगला जाता है नीति क्रियान्वयन में नौकरशाही की क्या भूमिका है। ठीक है, तो नीति क्रियान्वयन में नौकरशाही की भूमिका, यानी कि देखिए सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन है? 3 अंग हैं। ठीक है, कौन कौन? ये 3 अंग है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। ठीक है, न्यायपालिका क्या होती है? सबसे पहले विधायिका। विधायिका यानी कि जितना भी पॉलिटिकल पार्टी से नेता हैं, चाहे एमपी है चाहे एमएलए है, ठीक है, वो विधायिका के अंतर्गत आते हैं। ये कानून बनाने का काम करते हैं। ठीक, फिर कार्यपालिका, सरकार का दूसरा अंग है कार्यपालिका। पहला भाग है विधायिका, दूसरा भाग है कार्यपालिका। कार्यपालिका जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं वो कार्यपालिका कहलाते हैं। वो ये कानून बनाएगा, ये कानून को फॉलो करेगा। कौन? सरकारी कर्मचारी कानून को लागू करेगा ये लोग। ठीक, तीसरा है न्यायपालिका। अगर विधायिका या कार्यपालिका कोई गलती करती है तो न्यायपालिका एक्शन लेती है, यानी कि कोर्ट एक्शन लेता है। तो ये सरकार के 3 अंग हैं, सरकार के 3 बेटे हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। इंग्लिश में जुडिशियरी मतलब लेजिस्लेटिव, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशियरी, या फिर बोलिएगा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ये जो एग्जीक्यूटिव होता है जिसको कार्यपालिका बोलते हैं, उसको ब्यूरोक्रेसी भी हम लोग बोल सकते हैं। ओके, तो ये 3 अंग हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, अभी नहीं करा पाऊँगा, घर में बहुत ज़्यादा काम है अभी। ठीक है, ये बीच बीच में फैक्ट्स जो रहेंगे इसमें आपको मज़ा आएगा पढ़ के। छठा क्वेश्चन है, लोक नीति निर्माण में गैर सरकारी संस्था यानी कि एनजीओ जो नाम सुनते हैं, एनजीओ लोग की क्या भूमिका निभाते हैं अगर कोई स्कीम चला रहे हैं, जैसे कि बाल विवाह पे एनजीओ काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे है लोक नीति में पारदर्शिता और जवाबदेहिता क्या महत्व बताइए। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आ जाता है हमारा 8, 9 क्वेश्चन है, लोक नीति में ई गवर्नेंस का महत्व बताइए। जब हम लोग लोक नीति बनाते हैं तो ई गवर्नेंस का क्या महत्व होता है, ये चीज़ पूछा गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत में लोक नीति के क्रियान्वयन में आने वाली कौन कौन सी चुनौती हैं। अगर आप लोक नीति बनाते हैं तो उनकी चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं ये बताइए। ओके, चलिए, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये पीडीएफ आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा, अगर आपको चाहिए तो ऐप का पास ले लीजिए। सच बता रहा हूँ, फ़ायदे में ही रहेंगे, घाटे में नहीं रहेंगे। ओके दोस्तों, बाय, जोहार।